Hello everyone. So in this video we are going to discuss DPP number 46 which is based on relation and function. तो ये जो DPP की सीरीज है 46 to 59 ये basically based on the syllabus which is the part of class 12th. Right, class 12th के बच्चे इसको ज़्यादा enjoy करेंगे rather than class 11th student. Right, so let's start with the DPP number 46 and question number 1. इसमें आपसे कह रहा है which of the following is not correct relation on the set of real numbers. तो आपके यहाँ कुछ रिलेशंस दिए गए, 4 रिलेशन, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. माइंड वेल, इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, आप करेक्ट वाला टिक करके चले जाते हैं. राइट, तो जरा देखते हैं. पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि दिस इज नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक. हमने देखा x इक्वल टू वैल्यू लिया 0.7 0.5 लिया. राइट, तो आपने देखा क्या कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट लेकिन मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ x क्या आ रहा है, लेस देन 1 तो होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये अपना सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. ट्रांजिटिव के लिए मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिए, देखिए ये 3 नंबर्स हैं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है और आपको नॉट करेक्ट बताना है. ऑप्शन बी में आते हैं. बी ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि जो एक्स वाई है, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1 कह रहा है सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक तो होगा, कोई दिक्कत नहीं. अब वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई रखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है मॉड. क्या है, ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव के लिए फिर से आप वही नंबर ले लीजिए. x की वैल्यू आप ले लीजिए 1.8, y की वैल्यू ले लीजिए 0.9 और z की वैल्यू आप ले लेंगे 0.4. आप देखोगे कि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि यही वाली कंडीशन, यही वाले नंबर्स हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी लिया था, वहाँ पे नाइदर ट्रांजिटिव था, तो ट्रांजिटिव तो नहीं था वहाँ पे. तो ये ऑप्शन ऐसा होगा कि जो करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है वही इसका सही आंसर है. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. राइट, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा लेंदी भी है, इसलिए मैंने उसको ऊपर से सॉल्व किया. ये आपके पास दिया गया, कह रहा था आपसे, ये कह रहा था इसका डोमेन बताइए. आपसे क्या कह रहा है, इसका डोमेन बताइए. तो यहाँ पे आप देखोगे 2 फंक्शन है, एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है. तो हमने कॉस वाले का डोमेन मान लिया D1 और साइन वाले का डोमेन आपने मान लिया D2. ठीक है, अब जो कॉस इनवर्स जो लिखा होता है, बेसिकली कॉस इनवर्स x जो होता है, तो ये जो x होता है, x की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में. तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, हमने ये रेंज लगा दी यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है, एक तो इधर से ये वाली इनइक्वालिटी है और दूसरा इधर वाली इनइक्वालिटी है. तो हमने पहले ये वाली इनइक्वालिटी लिया, ये वाली इनइक्वालिटी लिया, ऐसे सॉल्व करते गए, इनइक्वालिटी सॉल्व किया. आपके पास x की जो रेंज आ गई है वो ये आई है, क्या, x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि x आया है क्या, -1 से बड़ा. अब हमने दूसरा वाला पार्ट लिया, -1 इज लेस देन x माइनस 1 x प्लस 1, तो हमने इसको सॉल्व किया. यहाँ पे हमारे पास रेंज कुछ इस तरीके से आई है, कैसी, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, यूनियन 0 टू इनफाइनाइट तक. अब जब हम इन दोनों को, इसको, लेट मी चेंज द कलर, आप जब इन दोनों की बात करें, कौन कौन से, एक इसको और एक इसको, इन दोनों का नंबर लाइन में देखोगे तो नंबर लाइन देखिए, पहला वाला क्या है, -1 से लेके इनफाइनाइट. तो देखो ये -1 है यहाँ पे, और -1 से लेके आप पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे, ऐसे -1 से लेके आप इनफाइनाइट तक जाएंगे. और दूसरा वाला क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके आप -1 तक जाएंगे पहले, और फिर 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो दोनों में कौन सा वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो केस बन रहा है वो दोनों में आ रहा है. इसलिए हमने इस कॉस इनवर्स के लिए जो डोमेन निकाला हुआ गया D1, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट. अब हमारा जो साइन इनवर्स x वाला पोर्शन है उसके लिए भी यही होता है. तो -1 इज लेस देन, जो साइन इनवर्स में लिखा हुआ है उसको लेस देन और इक्वल टू 1,
फिर से हमने एक इनइक्वालिटी लिया, पहले आपने ये वाली इनइक्वालिटी लिया, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करते करते गए, यहाँ पे आपके पास एक बना, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल गया, x + 2 2x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आपको मिला, लेस देन 0 आपको देखना है, तो लेस देन 0 सिर्फ आपके पास -2 से लेके 1/2 के बीच में ही लेस देन 0 है। तो ये वाला रीजन आ गया पहले इनइक्वालिटी लेने के बाद। अब आप क्या करेंगे, दूसरी इनइक्वालिटी लेंगे। दूसरी इनइक्वालिटी जो आपके पास ये है, राइट, देखिए दूसरी इनइक्वालिटी लिया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से बना, -∞ to 0 यूनियन 1/4 to ∞, राइट। तो इस तरीके से आपके पास दूसरी इनइक्वालिटी। अब अगर आप इन दोनों कंबाइन करें, देखो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, जरा देखिए ये क्या था, -2, पहले तो सारे नंबर बना लीजिए, एक -2 लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए, इधर 0 लिख लीजिए, 1/4 लीजिए, सारे नंबर लिख लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है कहां से कहां तक है, -2 से +½ है, राइट, और इधर वाला पोर्शन क्या है, -∞ से लेके कहां तक, 0 तक। तो मतलब अभी के कौन सा पोर्शन कॉमन आ गया, ये वाला रीजन दोनों में आ गया, आप देख लीजिए, राइट। फिर दूसरा वाला रीजन क्या है, 1/4 to ∞, तो ये 1/4 to 1/2 भी कॉमन आ गया। तो मतलब अब आपके पास जो बात आ गई वो ये आ गई कि -2 to 0 यूनियन 1/4 to 1/2। इसको आप D2 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, D2 मान लीजिए। ये साइन इनवर्स x के लिए अपना डोमेन हो गया, ठीक है। अब हमें कंबाइंड डोमेन निकालना था, तो अब हम देखेंगे D1 डोमेन ये आया था, D2 आपके पास ये आया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आंसर होगा। अब जब देखिए ये 0 से ∞ चल रहा है, 0 से ∞, आप देखिए ये 0 है और ये ∞ तक जाएगा। ये -2 से 0 आ रहे हैं, -2 से 0 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब 0 इस केस में आप देख रहे हो दोनों मिल रहा है, तो एक 0 तो आएगा ही, राइट। लेकिन फिर आगे फिर ये वाला जो पोर्शन है 1/4 से 1/2 से 1/4 से 1/2 है, इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहा, तो यही वाला रीजन तो दोनों में आ रहा है, 1/4 से 1/2, तो 0 आएगा और 1/4 से 1/2 भी आएगा। तो दिस इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। इट वाज क्वेश्चन नंबर 2, so C is the right answer for this question. Now let us move to the next question. अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं, एक सेट A B C दिया गया है, ऐसे ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A इंटरसेक्शन B टू A इंटरसेक्शन C। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं। देखो ये हमने A एक कर्व जो सर्कल दिया गया उसको ड्रॉ किया और B को भी ड्रॉ किया। B का सेंटर आपका 0,0 है और A का सेंटर 2,0 है, ड्रॉ कर लिया। तो आपने देखा A और B के बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 0,0 दोनों में, ये 0,0 B के अंदर है और A के सर्कल पर है, तो उसके सर्कमफ्रेंस पे 1,0, ठीक है, 1,0 यहाँ पे कहीं आएगा, 2,0 यहाँ पे, 1,1 कहीं यहाँ पे आएगा, 1,-1 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसलिए A इंटरसेक्शन B के अंदर आपके पास 5 पॉइंट ऐसे हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं। फॉर द सेम लॉजिक यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन A इंटरसेक्शन B, राइट। आप देखोगे A इंटरसेक्शन C, तो A आपके पास ये, C आपके पास ये, C के कोऑर्डिनेट, C का सेंटर आपके पास 2,2 है। तो आप जरा देखिए तो क्या क्या पॉइंट आएगा, एक 2,0 आएगा, 3,1 आएगा, 1,1 आएगा, 2,2 आएगा और 2,1 आएगा। और आपको ध्यान ये देना है कि x और y जो होने चाहिए वो इंटीजर्स ही होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो सेट्स जो डिफाइंड है वो इंटीजर में डिफाइंड है। आपने देखा A इंटरसेक्शन B में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और A इंटरसेक्शन C में भी आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए तरीका क्या होता है, अगर आपके पास A और B2 आप नंबर ऑफ रिलेशन निकाल रहे हैं, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2⁻mn। तो यहाँ पे m भी 5 है और n भी 5 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2⁻25। और आपसे कहा था 2⁻25 इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसको अगर कंपेयर करोगे 2⁻25 के साथ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। सो b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में
कह रहा है कि n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अ रिलेशन आर ऑन n डिफाइंड बाय दिस। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, x और y आपके नेचुरल नंबर्स हैं और वो रिलेशन है। कह रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, सारी बातें चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए आप सिंपली क्या करो, x और y को इक्वल प्रूव कर दो, और जो अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या है, आप जरा देखिए, एक्स क्यूब रखेंगे तो जहां जहां y है वहां पे आप एक्स क्यूब कर दीजिए, सॉरी जहां जहां पे y है वहां पे आप x कर दीजिए, क्योंकि आपको x इक्वल टू वाई रखना है। तो ये एक्स क्यूब हो ही जाएगा, माइनस का ये भी आपके पास 3x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, सॉरी ये एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आपको वाई की जगह पे रखना क्या है, एक्स रखना है। यू आर सपोज टू राइट एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, राइट। तो रखिए जरा, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, वाई क्यूब आ जाएगा। इट्स नॉट वाई क्यूब यार, इट्स एक्स क्यूब, इट इज एक्स क्यूब, राइट। और यहाँ क्या आएगा, माइनस में 3x क्यूब आ जाएगा। अब जरा देखिए, ये सॉरी प्लस में 3x क्यूब है, ये 3x क्यूब 3x क्यूब 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का 4x क्यूब सेटिस्फाई कर गया। तो x इक्वल टू वाई रखने से ये रिलेशन जो था वो सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है धूमधाम से। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ये करना होता है, x की जगह पे y और y की जगह पे x रहना चाहिए, और इफ एक्सप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर एक्सप्रेशन जो है आपके पास अनचेंज्ड रहता है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये अनचेंज्ड नहीं रहेगा, आप x को y से और y को x से रिप्लेस करके देख लीजिए, राइट। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा इसका आगे काम करना पड़ेगा। आपने इसका फैक्टर किया, जो भी रिलेशन दिया गया था, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया तो फैक्टर किया, आपके पास ये वाला फैक्टर आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे 9,3 बिलोंग करेगा, यहाँ पे देखो आप x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो मतलब पूरा ही 0 हो जाएगा, और 3,1 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, लेकिन 9,1 जो है नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऊपर वाला रिलेशन सिर्फ क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव राइट, बट नॉट ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो इसमें कौन सा सही होगा, B is the right answer for this question number 4, right. Now let us move to the question number 5. You can see this question number 5, इसमें आपसे कह रहा है क्या ये इसमें से कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये x और y फिर से यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा कौन, 20,1 सेटिस्फाई करेगा। अब रख के देखिए, राइट, बट 20,20 डज नॉट सेटिस्फाई। आपका यही होता है ना कि अगर x, y रिलेशन में है तो x भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर बीइंग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए जरा देखिए, 20,1 रिलेशन में बिलोंग करता है, लेकिन 1,20 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए जरा देखिए 20,1 रिलेशन में है, 1,39 भी रिलेशन में है, बट 20,39 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज कंसीडर किया है, बहुत स्ट्रेंज है, इट इज वेरी स्ट्रेंज। दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कह रहा है बाइजेक्टिव है, और यहाँ पे रियल नंबर दिया गया है, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज। रियल नंबर में अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइंड है तो इट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसीडर किया गया तो कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे, जो कंसीडर किया करने दो उसको। अब आपको इसको बताना है क्या, रेंज बतानी है, बी बताना है, राइट। तो हमने क्या किया, इस पूरे को इक्वल टू वाई मान लिया, इसको किया इस तरीके से, क्वाड्रेटिक इन x बन गया। अब क्योंकि x रियल है इसलिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, सेटिस्फाई किया, सब कुछ लगाया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो b जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब क्या, 1 से छोटी सारी वैल्यूज या फिर 1 के बराबर, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1, इट विल बी द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। B is the right answer for this question number 6.
नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक रिलेशन फंक्शन डिफाइंड है fn इक्वल टू n+5 तो ये बात क्लियर है कि ये जो नंबर आएगा n+5 होल स्क्वायर, इट विल ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके लेके आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तुमसे प्रूफ पूछ रहा है क्या है 1 1 ऑन 2 है क्या, 1 1 और ऑन 2, 1 1 और ऑन 2 प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। और क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं, माइंड वगैरह, तो इसलिए नो प्री इमेज ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ऑनटू नहीं है। ऑनटू की डेफिनेशन क्या होती है, सारे नंबर्स का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर है उनका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑनटू तो नहीं है। क्या है 1 1 है, यस इट इज 1 1 बिकॉज देयर इज नो, भाई ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा तो अगर नेगेटिव नंबर्स होते तो उनका स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, तो इसलिए ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि fn1 इक्वल्स टू fn2 लेके चलें और बाद में क्या प्रूव हो जाए, n1 इक्वल टू n2 प्रूव हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है 1 1 है। ये आप कर सकते हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया उसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, x प्लस मॉड ऑफ x, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो इसलिए हमने इसको क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो ये इंजेक्टिव नहीं है, क्यों इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव को मतलब तो 1 1 बोलो चाहे इंजेक्टिव बोलो, बात एक ही है, इधर यू से 1 1 और यू से इंजेक्टिव, बोथ आर सेम नेम, राइट। तो मैंने कहा ये इंजेक्टिव नहीं है, क्यों, आप x इक्वल टू -2 रखो, x इक्वल टू -3 रखो, तो आप दोनों ही केस में x इक्वल टू -2 रखने के बाद भी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी, x इक्वल टू -3 रखने के बाद भी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी, इसलिए 1 1 नहीं है। और रादर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स गिव 0 एज इमेज। अब कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स रखिए, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये अपना जो नंबर है, फंक्शन है, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। और इसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, जो इसकी रेंज आएगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, राइट, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जो होंगे, इधर नेगेटिव वाले नंबर कहाँ घुस जाएंगे, 0 में घुस जाएंगे, बाकी इधर पॉजिटिव वाले तो जो आते चले जाएंगे, राइट। रेंज इसकी कहाँ से होगी, 0 से इनफाइनाइट। आपको बताना था कि क्या है, ना इंजेक्टिव है और ना ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि आंसर में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर रखो तो 0 हो जाएंगे, राइट। तो ना तो सब्जेक्टिव है और ना इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू, इसका मतलब ऑन टू होता है, और इसका मतलब दोनों होता है, बाइजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ हो तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन विद डोमेन आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड ए इज ग्रेटर देन 0, और आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन का पीरियड बताना है कि क्या है पीरियड। फंक्शन कुछ इस तरीके डिफाइंड है, तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया था, आपने उसको थोड़ा सा अंदर जो दिया गया था उसको आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। आपने 1/4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने उसको ऐसे लिख लिया, जो ऐड किया बाहर लिखा, सब्ट्रैक्ट किया वाला अंदर कर दिया, माइनस एंड कॉमन ले लिया, तो अंदर बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, x को आपने रिप्लेस किया है x प्लस ए से। जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सिंपली क्या करो, जो भी यहाँ पे दिया हो उसी से रिप्लेस कर दो, मतलब x प्लस ए दिया तो x प्लस ए से रिप्लेस करो। किसको रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करो। इधर पे क्या बन जाएगा, x प्लस 2a बन जाएगा, इधर पे अपना ये चलेगा। फिर से जरा देखिए, ये आपके पास f ऑफ x प्लस ए है, आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो f ऑफ x प्लस ए की जो वैल्यू दी गई थी वो रख दिया आपने, फिर सॉल्व कर लिया तो ये आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो मॉड के अंदर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको क्या दिया गया, fx इज लेस देन r इक्वल टू 1/2 दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये हो जाएगा कि ये वैल्यू क्या होगी
1/2 से छोटी है तो मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो उसमें मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, तो बिना मॉड के लिख दिया। फिर माइनस से बाहर से अंदर जाएगा, 1/2 कट जाएगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ गया। कहने का मतलब आपके पास क्या प्रूफ हो गया, आ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, दिस इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि हर 2a के बाद चलने के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, कौन, ये फंक्शन। तो इसलिए इसका पीरियड क्या है, 2a। दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर, क्वेश्चन नंबर 9 था, राइट। ये क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है। सिंपली रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए x इक्वल टू वाई रख देंगे, राइट। सिमेट्रिक से अगर सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिव है, और x को y से, y को x से रिप्लेस करेंगे। अगर मतलब ये जो है अपना जो रिलेशन ये अगर अनचेंज्ड रहता है तो क्या रहेगा, ये अपना सिमेट्रिक रहेगा, राइट। और फिर से इसमें वही वाले नंबर सेटिस्फाई कर जाएंगे, 9,6 और दूसरा 9,3 satisfies this relation and 3,1 satisfies this relation, but 9,1 does not satisfy this relation. This implies that this is not transitive, not symmetric, only reflexive, right? तो do it by yourself question है, you can attempt this question। हालांकि मैंने बहुत सारा हिंट बता दिया। Now let us move to the next question। फिर से आपको एक रिलेशन दिया गया है, A is perpendicular to B, A और B दोनों लाइन है, तो कह रहा है क्या है, सिमेट्रिक है। आंसर इज यस, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। मैं कह दूं कि ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, मैं कह दूं ए इज परपेंडिकुलर बी, चाहे बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये सिमेट्रिक है, चाहे जैसे देख लो। क्या रिफ्लेक्सिव है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ए जो लाइन होती है खुद ही के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए रिफ्लेक्सिव। क्या ट्रांजिटिव है, आंसर इज नो। ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक, और बी परपेंडिकुलर टू सी, ये सी आ गया। तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो तुम ये कहोगे कि सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड एंड एक्स इज परपेंडिकुलर टू जेड है, होता है। तो फिर आपने ये एग्जांपल क्यों नहीं दिया, ये तो ट्रांजिटिव दिखा रहा था। तो बच्चे ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मैथमेटिक्स में अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत होता है तो उसको हम गलत मानते हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास एग्जांपल ऐसा है कि जहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, sorry. Now let us move to question number 12th। ये आपको दिया गया x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको बताना है क्या रिफ्लेक्सिव है, आंसर है यस। x इक्वल टू वाई रख के देखो, x इक्वल टू वाई रख के देखो तो इर्रेशनल आएगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्या है, सिमेट्रिक है, चेक करते हैं। x इक्वल टू √2 लिया मैंने और y इक्वल टू 1 लिया, तो देखा इसमें रखा x की जगह √2 रखा, y की -1 रखा, 1 रखा, तो ये इर्रेशनल नंबर आ रहा था। लेकिन उल्टा करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू √2 रखो, राइट। फिर क्या है, अपना इर्रेशनल आ रहा है क्या, आंसर इज नो। रखो ना भैया, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू √2 रखो, तो √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, विच इज रैशनल। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है, देखो मैंने यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, एक x, ये y और ये z। आप रख के देखो, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, डू इट बाय योरसेल्फ। इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। एक रिलेशन दिया गया x माइनस वाई, बड़ा सिंपल रिलेशन है। टू प्रूव इट इज इक्विवेलेंस, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और एक दूसरा रिलेशन यहाँ पे दिया गया, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डी विल बी द आंसर, डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, 14th। ये रिपीटेड है, इसके पहले हमने इसको डिस्कशन कर लिया है पहले। क्वेश्चन नंबर 15, सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी दिया, क्या रिफ्लेक्सिव है? आंसर है यस। कोई नंबर खुद से बराबर तो होगा ना, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सिर्फ अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, राइट। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर मान लीजिए ये लिखा होता ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो, क्योंकि 2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इक्वल टू की वजह से रिफ्लेक्सिव हो रहा है। क्या सिमेट्रिक है? आंसर इज नो, क्योंकि 3,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,3 भैया 3 इज ग्रेटर देन 2 तो है ना, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? आंसर है यस। x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन z, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। कौन सा ऑप्शन सही है? जो भी सही है उसको लिख लो। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। लेस देन का अगर साइन आ जाए, लेस देन का साइन देखो, a इज लेस देन b इज लेस देन c लिखा हुआ है, तो सिर्फ ओनली ट्रांजिटिव, a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, a इज लेस देन c, तो सिर्फ ओनली ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि a इज लेस देन a नहीं हो सकता है, और अगर a इज लेस देन b है तो b इज लेस देन a नहीं हो सकता। इन दोनों को एक ही सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है। तो ओनली सॉरी गलत बोल दिया, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना सिमेट्रिक है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, राइट। अब आपको ये दिया गया है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है x-1 इंटू x-2 x-3। आपसे कह रहा है कि ये बताना है 1 1 है ऑन 2 है, तो यहाँ पे एक ज्ञान ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑन 2, माइंड वेल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑन 2। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं रियल नंबर में बात बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहा हूँ? रियल नंबर में। रियल नंबर के अलावा अगर कोई तुम दूसरा आर्टिफिशियल डोमेन ले लोगे तो कुछ भी हो सकता है फिर तो उस केस में, राइट। तो इन दिस डोमेन इट इज ऑलवेज ऑन 2 इफ इट इज ऑड पॉलिनोमियल। तो देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऑड पॉलिनोमियल है, तो इसलिए ऑन 2 होगा, धूमधाम से होगा। अब क्या 1 1 है? आंसर इज नो। क्यों? आप x = 1 रखो तो इमेज 0 आएगी, x = 2 रखो तो इमेज 0 आएगी, x = 3 रखो तो भी इमेज 0 आएगी। तो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ 0 को चाह रहे हैं, राइट। तो ये 0 को सभी लोग प्यार करते हैं, 1 भी प्यार करता है, 2 भी प्यार करता है, 3 भी प्यार करता है, राइट। तो सारा इसलिए ये ऑन टू 1 1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू है, ऑन टू बट नॉट 1 1। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। फिर से ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऑन 2, और इसका सिर्फ एक ही रियल रूट है, माइंडेबल, ओनली रियल रूट। अगर ऐसा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और उसका एक ही रियल रूट है, माइंडेबल, एक ही रियल रूट है, या फिर एक ही रियल रूट है, यस एक ही रियल रूट है, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 भी होगा, राइट। ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। जो 1 1 और ऑन 2 दोनों होते हैं उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में फंक्शन कुछ इस तरह की डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स। जब नेचुरल नंबर ऑड होता है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा, जब इवन होगा तो फंक्शन ये वाला काम करेगा। बहुत सही। नेचुरल नंबर को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, इवन वाले अलग लिख दिए, ऑड वाले अलग लिख दिए। इवन को 2m कहा जा सकता है और ऑड को 2m-1 कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, क्या होता ही है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, जब इवन है तो आपको ये वाला फंक्शन काम करेगा, कौन सा वाला? नीचे वाला। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर मैंने 2m रख दिया, आंसर क्या आएगा? माइनस का m आया। कहने का मतलब क्या है, ये सारे इवन इंटीजर्स, सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स किधर की तरफ जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए m-m आया, अब m की वैल्यू -1 2 3 4 5 ऐसे रखते चला जाएंगे। भाई इंटीजर्स के अंदर सारे पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो 0, ऐसा होता है ना। तो इसलिए जितने सारे इवन नेचुरल नंबर से उनकी इमेज किधर जाएगी? उनकी इमेज जाएगी इंटीजर्स में जाएगी, और सारे इंटीजर्स में जाएगी। कहने मतलब क्या? -1 पे भी जाएगी, -2 पे भी जाएगी, -3 पे भी जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो नेगेटिव इंटीजर है वो तो कवर हो गए। अब बात आती है जब आप ऑड नेचुरल नंबर लोगे तो क्या होगा? तो ये आएगा, जब देखिए m-1 आ गया, m-1 अब ये 0 भी कवर कर रहा है, क्योंकि m जब 1 रखोगे 0 आ जाएगा, m 2 रखोगे तो 1 आएगा। तो सारे के सारे 0 सहित पॉजिटिव इंटीजर कवर कर रहा है, समझ रहे हैं भाई?
तो इसलिए सारे इंटीजर कवर हो रहे हैं, तो इसलिए ऑन टू है और 1 1 भी है। क्यों? क्योंकि इस वाला जो ये जो इधर बना हुआ 2 4 6 इसका कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर की इमेज इस वाले नेचुरल नंबर की इमेज के इक्वल नहीं होगी। वजह क्या है? क्योंकि इवन वाला इंटीजर जाता है, इवन वाला नेचुरल नंबर जाता है माइनस में और ऑड वाला जाता है प्लस में, तो इक्वल होने की कोई बात ही नहीं, इसलिए 1 1 भी है। तो 1 1 and on to both is the right answer for this question number 19. Now let us move to the question number 20. अब जरा देखिए, let us move to the question number 20. आपको E एक सेट दिया गया 1 2 3 4, F एक सेट दिया गया 1 2, then the number of onto function from E to F. देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन E to F क्या होता है? वो हो जाएगा 2⁴। कैसे? देखो E के अंदर 1 2 3 4 है और F के अंदर आपके पास क्या है 1 और 2 है, तो 1 को भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। 2 को भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। 3 को भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। 4 को भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। इसलिए 2⁴ इज द नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस फ्रॉम द सेट A to B। माइंड वेल, राइट। अब क्या हुआ? अब हुआ कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि आपने वो वाला फंक्शन भी यहाँ पे काउंट कर लिया है जब सारे के सारे इमेज कहाँ पे जाएंगे, मतलब सारे के सारे पॉइंट किस पे मैप कर देंगे? 1 पे मैप कर देंगे। एक फंक्शन ये, और दूसरा फंक्शन वो वाला भी काउंट कर लिया है जो सारे पॉइंट कहाँ पे मैप करेंगे? 2 पे मैप करेंगे। तो इसलिए 2 फंक्शन आपने ज्यादा काउंट कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁴ - 2 दैट इज 14। तो A इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। फिर से आपके पास यहाँ पे डोमेन फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, इसको आपने D1 डोमेन मान लिया, इसका डोमेन आप D1 मानेंगे, इसका D2 मानेंगे। जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये कंडीशन मिलके आ गई x इज लेस देन और इक्वल टू 7/3। और जो log के अंदर लिखा है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो आप बस ये लिखोगे, इसलिए इसके लिए C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक मैंने ज्ञान दिया, यहाँ पे ज्ञान की बात ये है कि अगर fx को px/qx लिखा हो और px और qx दोनों ही लीनियर पॉलिनोमियल हैं देन fx इज 1 1। ठीक है, एक बात और होती है कि अगर px और qx दोनों ही लीनियर है तो जो fx होगा ना, fx या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सॉरी, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 2, पहली बात तो 1 1 होंगे और दूसरा इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ऑन टू के लिए क्या किया? हमने y माना, राइट, हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाला। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि अगर मैं y = 1 ले लूँ, y = 1 के लिए कोई भी x नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि y = 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर y = 1। होता तो ये है कि सारे y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए ऑन टू होने के लिए, तो इसलिए ऑन टू नहीं है, बट ये 1 1 है, तो ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो ये आपके पास हो गया B इज राइट आंसर, f इज 1 1 इनटू फंक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका 23। इसमें बताना है कौन सा 1 1 नहीं है। तो ये लीनियर फंक्शन है, ऑलवेज 1 1। ये आपके पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नेवर 1 1 इन R। बस दिस इज व्हाट इज द ज्ञान फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23। सो B इज द राइट आंसर। बाकी ये भी 1 1 है, हमने देखा px/qx टाइप का हो तो 1 1 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिग्री पॉलिनोमियल ऑलवेज 1 1, ये हमने पीछे देखा। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बताना है कि व्हिच इज और आर इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये अपना क्या है, x² + 2 कैसा है? ये अपना है इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल मैंने बताया कि नेवर 1 1, इसलिए पहला वाला गया। x + 2 है तो मॉड के अंदर, लेकिन बात ये है कि जो डोमेन दी गई ना, ये 2 से इनफाइनाइट है। ठीक है, या फिर ये इट इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ x और डोमेन ले लो 0 से इनफाइनाइट। अब बताओ, x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो, पूरी ले रहे हो पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा पूरे, राइट। तो ये 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा, क्योंकि भाई मॉड का काम क्या है? मॉड का काम है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, राइट। और जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा ही नहीं, x कुछ भी ले लो इस इंटीजर के अंदर से, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं,
0 आएगा, इसके बाद सारे नंबर आएंगे, जब सारे पॉजिटिव ही आएंगे तो हर नंबर के लिए एक अलग नंबर मिलेगा, इसलिए फंक्शन क्या है, ये 1 1 है, बी इसका 1 1 होगा। बाकी ना तो ये 1 1 है क्योंकि x = 4 रखोगे और x = 5 रखोगे, दोनों की इमेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, और ये भी 1 1 नहीं है। कंडीशन देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हो ax² + bx + c अपॉन में px² + qx + r, अगर इसको आप 1 1 चेक करना है तो पहला काम तो ये कर लो, c/r की इक्वल कर दो, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके इक्वल कर दो। अगर यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है तो 1 1 नहीं है, अगर x की वैल्यू 1 ही आती है तो जरूरी नहीं है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। 1 1 नहीं होने की तो कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, राइट। आप इसको चेक कर सकते हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, मैंने आपको बताया है 1 1 चेक करने का तरीका। ये आपको fx1 = क्या लिखना होता है, fx2 लिखना होता है, ठीक है। वहां से आप करेंगे तो 1 1 आपका है कि नहीं ये बात आपकी प्रूव होगी। फिलहाल इसमें बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 24। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है नोटेशन की। यहाँ पे n/a - b लिखा, बेसिकली इट इज नॉट n/a - b। एक नोटेशन होता है इस तरीके का, इसको कहते हैं n divides a - b, n divides a - b, इसको पढ़ते हैं ऐसे, दिस इज n divides a - b, स्टैंडर्ड नोटेशन है, n divides a - b। लग रहा है कि n/a - b लिखा है, लेकिन ये अपॉन वाला साइन है, अपॉन वाला साइन थोड़ा तिरछा बनता है, ये सीधा बना हुआ है, राइट। तो n divides a - b, तो क्या रिफ्लेक्सिव है, आंसर है यस। a = b रखोगे 0 आ जाएगा, तो 0 को n डिवाइड करेगा तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, a - b अगर डिवाइडेड बाय n है तो b - a भी n से डिवाइड होगा, क्या है, ट्रांजिटिव है, आंसर है यस। देख सकते हैं, अगर a - b को n डिवाइड करता है तो a - b = क्या आएगा, k × n टाइप का आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि a - b को n डिवाइड करता है और यहाँ पे k इंटीजर है, और b - c को भी n डिवाइड करेगा तो b - c = लैम्डा × n टाइप का आ गया। अब आपको a - c को चेक करना है, a - c = क्या ले सकते हो, a - b + b - c ले सकते हो। a - c किसके इक्वल है, kn के इक्वल है, b - c किसके इक्वल है, लैम्डा n के इक्वल है। n कॉमन कर लीजिए तो k + लैम्डा आ जाएगा अंदर, इसका मतलब a - c भी किससे डिवाइड होता है, n से डिवाइड होता है, इसलिए ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26, सी दिस क्वेश्चन नंबर 26। आपके पास एक सेट दिया गया है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें a क्रॉस a में, और रिलेशन कुछ ऐसा है कि AB = BC, ठीक। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, राइट, यहां तक हो गई इंट्रोडक्शन की बात करा। फिर then the number of ordered pairs which satisfies the equivalence relation with the order 4,3, मतलब 4,3 के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं, C, D। अगर A, B को आप A, B का रिलेशन C, D से लगाते हैं तो AD = BC रिलेशन है, BC रिलेशन है। तो A, B जब लिख दिया आपने 4,3, इधर C, D, तो ये वाला रिलेशन लगाया तो क्या आएगा, 4D = 3C, यहाँ से D की वैल्यू निकाला 3C/4, क्योंकि D भी कहाँ से आता है, इस सेट के अंदर से आता है, A के अंदर से, और यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब C आपको वो नंबर लेना है जो 4 के मल्टीपल है। तो पहले तो 4 ही ले लो, D 3 आ जाएगा, फिर 8 ले लो, फिर 12 ले लो, फिर 16 ले लो, फिर 20 ले लो, फिर 24 ले लो, फिर 28 ले लो। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 30 तक लेना था, इसके बाद 32 होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, वो इस सेट के अंदर नहीं है। तो इसलिए कितने एलिमेंट हो गए, 3 ये 3 ये 1 ये 7, तो 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 27। आपसे कह रहा है कि a = 1, 2, 3 एक रिलेशन R डिफाइन किया जाता है इसके अंदर, रिलेशन के अंदर, किसके अंदर, A के अंदर। तो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मे बी एडेड सो दैट R बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, तो एक एक चीज देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या ऐड करना होगा, 1, 1, 2, 2, ये अपना क्या 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिमेट्रिक के लिए क्या 2, 1, 3, 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए, और ये 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या 1, 3 भी ऐड करना पड़ेगा, 3, 1 भी ऐड करना पड़ेगा, समझे। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 1, 2 रिलेशन में है, 2, 3 रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव के लिए सीधा सीधा दिखता है 1, 3 भी होना चाहिए।
जब 1,3 होना चाहिए तो सिमेट्री करने के लिए 3,1 भी होना चाहिए। तो इसलिए कितने एलिमेंट ऐड किए जाए, 3 ये 4 ये 7, इसका भी आंसर 7। तो सर जी जितने सारे क्वेश्चन बच्चे सबका आंसर 7 होगा। भैया जिंदगी इतनी आसान नहीं है। क्वेश्चन 26 का आंसर 7 है और 27 का आंसर 7 है, इसका मतलब ये नहीं 28 का भी आंसर 7 होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े बता दो उसका आंसर 7 होगा। देखिए जरा यहाँ fx be a polynomial of डिग्री 3 सच दैट, इस तरीके से डिफाइंड होता है और ये डिफाइंड कितने नंबर के लिए होता है, k = 3 4 5 के लिए डिफाइंड होता है। तो इसकी वैल्यू बताना है आपको। तो क्या करना है आपको, करना ये k इधर ले आइएगा और 2 को इधर लेके आ गया। अब ये वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी, 0 की इक्वल आ गई। अब 0 कैसे आएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है k = 2 3 4 5 के लिए। तो लैम्डा इंटू k - 2 k - 3 k - 4, अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने क्या किया, k = 0 रख दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि लैम्डा में पता नहीं था। k की वैल्यू आपने लैम्डा यहाँ पे रख दिया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दिया इस पूरे एक्सप्रेशन में, पहले वाला जो आपने रखा था। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया k = 10 रख दिया पूरे में, k = 10 रखा तो 10f of 10 = कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और आपको निकालना क्या था, निकालना है तो 52 - 10 of f10, समझे, इसकी वैल्यू निकाला आपने 26, तो 52 - 26 = कितना आ जाएगा, 26 आएगा। So this is the question number 28. Now let us move to the question number 29. So that is this question. You can see this question. आपको दिया गया a + अल्फा = 1, b + बीटा = 2, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर एक तरीके का फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, आप देख सकते हैं, और x does not = 0 है ऑफ कोर्स, राइट। तो हमारा पास जो फंक्शन डिफाइंड था पहले तो उसी को लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास कुछ ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। 1 और 2 को ऐड कर लिया, जिसमें से fx थे उनको एक साथ ले लिया, तो a + अल्फा आ गया। f of 1/x को एक साथ ले लिया, इधर पे भी यही काम किया, b वाले और बीटा वाले एक साथ कर लिए। फिर आपने देखा यहाँ पे a + अल्फा दोनों में आ रहा है, तो वो भी कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा, f of fx + f of 1/x। इधर पे भी b + बीटा दोनों में, मतलब ये 1 + 1/x दोनों में आ रहा था, कॉमन कर लिया, अंदर b + बीटा आएगा, x + 1/x आएगा। ये चीज को आप नीचे ले आएंगे, क्योंकि वैल्यू आपको इसकी निकालनी, जरा ध्यान से देखिए। और इस अल्फा + a को इस तरफ ले जाएंगे, बीटा + b की वैल्यू दी गई है 2 और अल्फा + a की वैल्यू दी गई 1, तो 2/1 आंसर इज 2। दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। आपके पास एक सेट दिया गया a, b, c, b दिया गया 2, 3, 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं a to b, और फंक्शन ऐसा है कि 2 इज ऑलवेज इन द कोडोमेन ऑफ fa, मतलब 2 जो है हमेशा रेंज में, कोडोमेन तो ना बोलो, रेंज, तो कह रहा है 2 इज गोइंग टू बी इन रेंज ऑफ fx ऑलवेज, 2 is always going to be in range of fx। तो इस तरीके की बात को ध्यान में रखते हुए fx की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी रेंज की। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि सिर्फ 2 ही आए, और क्योंकि आपको फंक्शन कह रहा है कि नॉट 1 1 है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही है, सारे एलिमेंट को 2 पे भेज दो। फिर दूसरा क्या, 2,1 आ सकता है, 2,3 आ सकता है, 2,4 आ सकता है। अब 2,1 को जरा देखते हैं। अब यहाँ पे जो 2 है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 है, इसके लिए कितने फंक्शन बनेंगे भैया, सारे एलिमेंट को, a को भी 2 पे भेजो, b को भी 2 पे भेजो, c को भी 2 पे भेजो, तो एक ही फंक्शन बना, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपके पास 2,1 रेंज है तो कैसे, कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, उसके लिए जरा देखिए, a, b, c, इधर आपने लिया 2,1, ठीक है। इधर आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 2, रेंज में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। और 2 एलिमेंट को आपको मैपिंग करने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ए बी, बी सी और सी ए, इन सब को, ए बी को भेजोगे 2 पे और सी को भेजोगे 1 पे, बी सी को भेजोगे 2 पर और ए को भेजोगे 1 पर, सी ए को भेजोगे 2 पर और बी को भेजोगे 1 पर। तो ये केस बन गया 1, 3 केस यहां से मिल गया। उल्टा करके देखो, अभी तक 2-2 एलिमेंट बी पर जा रहे थे, अब क्या करो, 2-2 एलिमेंट कहां भेजो, ए पर भेजो, बाकी जो तीसरा एलिमेंट बचे वो 2 पर भेजो। तो इसलिए 3 केस यहाँ बने, 3 फंक्शन यहाँ बन जाएगा, 3 फंक्शन यहाँ बन जाएगा। मतलब इस केस के लिए
टोटल फंक्शन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो 6 इसके तो ये हो गया 18 प्लस ये 1 19 इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस DPP 46 right। And as I always request all of you, if at all this video helps you in any manner, so please subscribe the channel, share and like the video. Thank you. See you in the next video.